आज क्लास 7th का सोशल साइंस में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो 1154 से में एक अरब जियोग्राफर ने, जिसका नाम था अल इदरिसी, ने दुनिया का एक मैप तैयार किया और 1720-20 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने भी इसी तरह का एक वर्ल्ड का मैप तैयार किया था। और इन दोनों के मैप में पर्याप्त भिन्नता है। हालांकि दोनों ने एक ही जगह का मैप तैयार किया था, लेकिन उनमें भिन्नता मिलती है। अल इदरिसी के मैप में नॉर्थ इंडिया की जगह साउथ इंडिया था और श्रीलंका को उन्होंने टॉप में दर्शा दिया था। और फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाए गए मैप में भारतीय उपमहाद्वीप जो है के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा हो गई थी तब तक, क्योंकि उनका बाद में बनाया गया, 600 वर्ष बाद उन्होंने बनाया था। तो जानकारी इकट्ठा हो गई थी, नॉलेज उस संबंध में कि कहाँ कौन सी एरिया स्थित है। तो इससे जो है आज के इंडिया के मैप से काफी मिलता जुलता है ये। उसमें गलतियां कम थी बहुत। अब इस मैप को यूरोपियन सेलर्स तथा मर्चेंट्स ने, क्योंकि उनको मैप का यूज करना पड़ता है अपने रास्ते को देखने के लिए, तो भारत आने के लिए रास्ते के रूप में प्रयोग किया था, गाइड के रूप में। यह बात उतनी इम्पोर्टेंट है कि कार्टोग्राफी का साइंस जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये बात है कि कार्टोग्राफी का साइंस जो है इन दोनों विद्वानों के सामने अलग अलग था। दोनों कार्टोग्राफर के संदर्भ में, कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो मैप बनाने उसके स्टडी के बारे में बताता है, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। तो इतिहासकार पढ़ते समय, इतिहासकार जो है इतिहास पढ़ते समय पास्ट के डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट मतलब उस समय की जितने बुक्स वगैरह कुछ मिले उनको टेक्स्ट बोलते हैं। और ये विभिन्न बैकग्राउंड के हो सकते हैं, इसीलिए हमें अध्ययन करते समय सचेत रहना पड़ता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड के होंगे उसी के संबंध में बताएंगे, तो हमें उनके बैकग्राउंड के संदर्भ के बारे में सचेत रहना पड़ता है कि ये किस तरफ सूचना बता रहे हैं। अब नई और पुरानी टर्मिनोलॉजी, इतिहास में रिकॉर्ड्स में कई भाषाएं होती हैं, क्योंकि इतिहास को कई भाषाओं में लिखा जाता है ना, किसी दूसरी भाषा में लिखा, किसी दूसरी भाषा में लिखा, तो जो कि समय के साथ बदल जाती हैं और शब्दों के अर्थ भी बदलते जाते हैं। इसलिए इसके अध्ययन में हमें सावधानी बरतनी पड़ती है कि शब्दों का उस समय क्या अर्थ था और आज उसका क्या अर्थ है। उदाहरण के तौर पर एक शब्द हिंदुस्तानी को लेते हैं, तो आज इसका अर्थ है इंडिया, एक नेशन स्टेट के रूप में। अब नेशन स्टेट उस देश को कहते हैं जहाँ के लोगों का एक कॉमन जो है, उनकी आइडेंटिटी कॉमन होती है, चाहे राजा हो चाहे वहाँ की जनता हो, उनका कल्चर शेयर्ड होता है या हिस्ट्री शेयर्ड होती है। इस तरह से उनको एक नेशन स्टेट कहते हैं, ये आज की धारणा है। परंतु जब यह शब्द 13वीं सेंचुरी में, 13 सेंचुरी में प्रयोग किया गया था, उस समय मिन्हाज सिराज नाम के विद्वान ने इसका प्रयोग किया, क्रॉनिकलर ने। तो इस शब्द का अर्थ पंजाब, हरियाणा तथा गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को बताने के लिए था। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में प्रयोग यानी कि किया गया था कि दिल्ली और सल्तनत के अधीन जो एरिया है उसको बताने के लिए, है ना। और क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के अधीन जो एरिया है समय समय बदलता रहा, इसीलिए इस सब इसकी वो ही बदलते रहे, मतलब जिन एरिया को ये बताता था ये शब्द। अब इसके अलावा 16वीं सेंचुरी में बाबर ने जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और वो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की ज्योग्राफी, वहां पे मिलने वाले पेड़ पौधे और वहां के कल्चर के बारे में बताने के लिए किया था, है ना। इसी अर्थ में 14वीं सेंचुरी में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंद का। इसका अर्थ वही था जो बाबर का था, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के कल्चर और इंडिया की जीव जंतु के बारे में बताने के लिए, राजनीतिक अर्थ में नहीं था। तब उस शब्द के राजनीतिक तथा राष्ट्रीयता इन शब्दों से अर्थ नहीं लगाया जाता था जैसा कि आज लगाते हैं। अब इतिहास को उन शब्दों के प्रयोग से जो कि यूज करते हैं, तो सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पास्ट में जो शब्द का मतलब हो सकता है वो अब बदल गया हो, है ना। एक उदाहरण मिलता है फॉरेनर शब्द का, तो आज इसका अर्थ होता है विदेशी व्यक्ति जो हमारे कंट्री का नहीं है।
जबकि मीडिएवल टाइम में फॉरेनर शब्द का अर्थ होता था ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान से आता है जहाँ की ऐसे स्थान में जाता है जहाँ के समाज या कल्चर का वह हिस्सा नहीं रहा है, जिसे हम हिंदी में परदेशी कह सकते हैं और पर्शियन में अजनबी। तो इस परिभाषा के हिसाब से शहर में रहने वाला एक व्यक्ति फॉरेस्ट में रहने वाले व्यक्ति को फॉरेनर कह सकता है, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति या दो किसान जो हैं फॉरेनर नहीं थे, चाहे उनके धर्म और जाति अलग अलग ही क्यों ना हो। तो है ना, जो बाहरी देश से आया था उसको फॉरेनर माना जाता था। आज उसका अर्थ दूसरा दूसरे कल्चर का था। मेडिवल टाइम में उस व्यक्ति को फॉरेनर कहा जाता था। आज के अर्थ में दूसरे दूसरे कंट्री से आने वाला, यानी अर्थ बदलते रहते हैं। अब इतिहासकार एवं उनके सोर्सेज, इतिहास को पढ़ने के लिए कई सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जैसे पुरानी लेटर्स हैं, पुरानी कोई वस्तुएं हैं, है ना, या दो महापुरुषों के बीच में या दो अधिकारियों के बीच में कोई पत्र व्यवहार है, तो यदि वो हमें मिल जाते हैं तो हमको पढ़ने में आसानी होती है, वो कहलाते हैं सोर्सेज। तो इतिहासकार पास्ट को पढ़ने या जानने के लिए कई सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो है 700 से लेकर 1750 यानी लगभग 1000 वर्ष का समय काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस समय के बारे में, सोर्सेज के बारे में इतिहासकार जो खोजबीन करते थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस समय में जो है सोर्सेज में एक निरंतरता मिलती, और क्यों निरंतरता मिलती, क्योंकि इस समय तक कॉइन्स, है ना, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स यानी कि जो बुक्स वगैरह हैं, लिखित सबूत, ये सारी चीजें मिलती हैं। परंतु कभी कभी डिसकंटिन्यूटी भी मिलती है, यानी बीच बीच में गैप हो जाता है। क्यों डिसकंटिन्यूटी मिलती है? क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड की संख्या तथा वैरायटी इस समय काल में बहुत बढ़ गई थी। इस वजह से इतिहास अध्ययन में बाकी सोर्सेज की उपेक्षा की गई। एक ही सोर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करने लगे तो बाकी सोर्सेज की उपेक्षा हो गई, है ना, तो डिसकंटिन्यूटी हो गई। कागज की सरलता से उपलब्धता थी तथा कम दामों में मिल जाता था, तो काफी लिखे हुए सबूत इस समय हमें मिलते हैं। अब लोग कागज पर पवित्र लेख लिखे हुए जो होते तो उनको, राजाओं के क्रॉनिकल्स जो होते हैं, क्रॉनिकल्स है ना, हिस्ट्री हम कह सकते हैं समझने के लिए, पत्र तथा संतों की शिक्षाएं, याचिका जो होती है, पिटिशन, तथा व्यक्तियों के रिकॉर्ड्स, है ना, ये लिखा करते थे, और हिसाब किताब का लेखा जोखा भी होता था। अब मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं धनी व्यक्ति, शासक, मोनेस्ट्रीज में तथा मंदिरों में इकट्ठा रखे जाते थे, है ना। लाइब्रेरी और आर्काइव्स जैसे स्थान होते थे, उनके नाम दूसरे हो सकते हैं लेकिन उनका उनमें रखे जाते थे। अब आर्काइव ऐसी जगह होती है जहां पर कागज तथा मैन्युस्क्रिप्ट को सुरक्षित रखा जाता है ना। अब इस समय मिडिएवल टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो स्क्राइब्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट को, स्क्राइब्स क्या होता है, एक वर्ग होता है जो लिखने का, ट्रांसलेशन का काम, सेक्रेटरी का काम करते थे वो एक तरह से। तो वो लोग क्या करते थे, लिखित मैन्युस्क्रिप्ट को दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट उससे तैयार करते थे, तो कई लिपियों में लिखते थे। अब लिखते समय क्या होता था, कभी कभी बाय मिस्टेक गलत हो जाता था उनका, एक से दूसरे में जब वो लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखते थे, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, तो कई चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए इतिहासकार अध्ययन करते समय उस समय को सावधानी से करते हैं, और ताकि मूल आर्थर की जो है रचना को समझ सकें। इसके लिए क्या करते हैं वो, कई मैन्युस्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, ताकि कहीं गलती हुई है तो किसी में सही पकड़ में आ जाए इनसे, और मूल ऑथर की बात को वो समझ सके। अब कभी कभी लेखक और अपने क्रॉनिकल्स में को रिवाइज करते थे। क्रॉनिकल्स वो कहते हैं, यानी इतिहास लिखा हुआ हो तो क्रॉनिकल्स समझिए, है ना। जैसे कि 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बरानी ने अपने क्रॉनिकल्स, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बरानी ने अपने क्रॉनिकल्स को 1356 में, है ना, तो 2 वर्षों बाद इसको फिर रिवाइज किया। 1356 में लिखा और 2 वर्षों बाद इसको रिवाइज किया, तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन पहले वर्जन के बारे में इतिहासकार जान पाए 1960 में, कि बरानी ने 1356 में लिखा हुआ है एक क्रॉनिकल जो है,
इसके बारे में जानकारी हमें 1960 में ही मिल सकी। इसके दूसरे जो वर्जन है उसके बारे में जानकारी पहले मिल गई थी। अब नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, तो 700 से 1750 का टाइम पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं मिडीवियल हिस्ट्री का, इंडियन मिडीवियल हिस्ट्री का, है ना? इतिहास का अध्ययन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि इस समय पर बहुत से परिवर्तन और बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं। न सिर्फ परिवर्तन हुए बल्कि वो बहुत से हुए संख्या में और उनका पैमाना लार्ज स्केल थे, इसीलिए उनको अध्ययन एक चुनौती रही है इतिहासकारों के लिए भी। और इस समय कई टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ, है ना? टेक्नोलॉजी क्या होता है? साइंस का जो है एप्लीकेशन कहलाता है, साइंस का यूज कहलाता है टेक्नोलॉजी। तो उस समय जैसे कि सिंचाई के लिए पर्सन व्हील का प्रयोग हुआ, कपड़े बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का, है ना? और युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग, तो उस समय की नई टेक्नोलॉजीज थी। अब भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय तरह तरह के व्यंजन और बीवरेजेज भी आए। व्यंजन तो अब फूड, व्यंजन मतलब फूड, और बीवरेज वो होते हैं जो पीने के काम में आते हैं, पेय जिनको बोलते हैं, जैसे कि चाय कॉफी वगैरह। तो अब फसलें, कुछ फसलें भी नहीं आई फसलों में, जैसे कि आलू है, कॉर्न है, चिलीज है, टी है ना? और कॉफी वगैरह ये नहीं आई। ये फसलें तथा बीवरेजेज जो है उन लोगों के साथ आए जो कि भारत में आए थे उस समय, और उनके विचार भी अपने साथ लेकर आए थे। तो इस समय आर्थिक यानी मनी से संबंधित, राजनीतिक माने पॉलिटिकल से संबंधित, और सामाजिक यानी समाज से संबंधित, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल से संबंधित परिवर्तन यानी कि चेंजेस आए। अब अवसरों की तलाश में बहुत सी विदेशी भारत में आते थे, है ना? जैसे बड़े लेखक कवि वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, व्यापारी वगैरह भी आते थे, है ना? तो खासकर वो दरबारों में, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश था, तो वो भारत में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आते थे। तो यहाँ अपार संपदा थी, यहाँ राजा थे, उनको शरण देते थे। तो इस समय बहुत से लोग भारत में भी आए, और इसी समय भारत उदय देखता है एक सामाजिक वर्ग का, जिसको राजपूत कहा गया बाद में। राजपूत का शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र, है ना? ये वर्ग भी दिखाई देता है भारत के इतिहास के पटल पर। और ये 8वीं से 14वीं शताब्दी जो है में राजपूत सब ये प्रयोग में देखा जाता है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में। इन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, इनका एक नाम क्षत्रिय था। इसमें शासक और चीफ्टेंस जो होते थे, चीफ्टेंस यानी एक तरह से मुखिया समझ लीजिए, गांव के जैसे होते हैं, उस तरह से बड़े मुखिया जो कि सैनिक या कमांडर हुआ करते थे। किनके? पूरे उपमहाद्वीप के जो राजा की सेना थी उनमें या तो सैनिक होते थे या उनके कमांडर होते थे। तो ये वर्ग देखने में आता है। और इनके जो बार्ड्स हैं और कोर्ट पोएट्स हैं, उन लोगों ने इनको बहुत बहादुर, बहुत स्वामी भक्त के रूप में चित्रित किया है ना? तो ये एक पहलू है इनका कि ये बहादुर होते हैं, स्वामी भक्त होते हैं। तो राजपूतों का के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है कि ऐसे होते हैं उनके चारणों और कवियों ने। समाज के अन्य लोगों के समाज में अन्य लोगों के दल भी, जैसे कि मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं, है ना? अहोम जो कि असम के रहने वाले थे, मराठा महाराष्ट्र के रहने वाले, सिख पंजाब के रहने वाले, जाट भी पंजाब आसपास के, हरियाणा के आसपास, है ना? और एक वर्ग कायस्थ भी देखने में आता है। कायस्थ जो स्क्राइब्स का वर्ग था, स्क्राइब्स मतलब लेखक, है ना? लेखक और सेक्रेटरीज का वर्ग का काम करते थे ये लोग। तो ये भी इसी समय देखे जाते हैं, और ये सभी वर्गों ने अपना राजनीतिक रूप से समाज में अपने आप को मजबूत बनाया था इस समय पीरियड में, 700 से 1750 इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड जो हम पढ़ रहे हैं। अब इस पूरे समय काल में धीरे धीरे जंगलों को काटा गया और खेती का विस्तार किया गया। तो यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से विकास हुआ। कौन सा? खेती का क्षेत्र बहुत तेजी से विकास हुआ, और एक बड़ा परिवर्तन था। तो अब हैबिटाट में, यानी जहाँ कोई एनिमल या रहता है उसको हैबिटाट बोलते हैं, तो वहाँ परिवर्तन हुआ, जिसके कारण फॉरेस्ट ड्वेलर से वनवासियों को माइग्रेट करना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। तो दूसरे अन्य लोगों ने जमीन पर खेती करनी शुरू कर दी, और एक कृषक वर्ग जो बना, है ना, वो कि काफी शक्तिशाली, काफी काम की उपयोगिता की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली हो गया। तो इन किसानों पर क्षेत्रीय मार्केट का, चीफ्टेंस का, प्रीस्ट का, मोनेस्ट्री जो टेम्पल्स का धीरे धीरे असर पड़ने लगा। और ये क्यों पड़ने लगा? ये टैक्स चुकाते थे तथा अपने लॉर्ड्स के लिए, यानी जिनके स्वामी हैं, मालिक हैं, है ना, उनको सामान और सेवाएं उपलब्ध करवाते थे। तो किसानों में सामाजिक आर्थिक भेद भी बाद में पैदा हो गया।
अब कुछ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, मान लीजिए कुछ ज़मीन जो किसानों को मिली है वो बहुत उपजाऊ है, कुछ पशुपालन करते थे, है ना? कुछ जो है आर्टिज़नल वर्क भी कर लेते थे और खेती दोनों करते थे। जब लीन टाइम होता था, खेती वगैरह कमज़ोर होती तो ये आर्टिज़नल वर्क यानी 2 काम करते थे। तो जब फसलों का सीज़न नहीं होता था तो ये आर्टिज़नल वर्क भी करते थे और बाकी फसलों के सीज़न में खेती करते थे। अब क्योंकि उनके पास उतनी ज़मीन या उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। लोगों का विभाजन जातियों में हुआ, है ना? फिर सब कास्ट में हुआ। तो इन्हें अपने काम और पृष्ठभूमि के आधार पर दर्जा दिया जाता था। रैंक, है ना? तो ये रैंक बदलती रहती थी। जैसे उनमें जो शक्ति रहती थी, उनका प्रभाव, है ना? जो जाति के पास उपलब्ध संसाधन है, उनके आधार पर ये रैंक बदलती रहती थी। ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो उनकी रैंक ऊपर जाती जाएगी। जातियाँ अपने नियमों और कानूनों को खुद बनाए तय करती थी और उनके सदस्यों के आचरण को कि किस तरह का, तो ये कंट्रोल करती थी। ये कौन करता था? एल्डर्स की असेंबली जो होती थी, बड़े बूढ़ों की एक असेंबली होती थी, वही इन्हें लागू करवाती थी। हर जाति का जो कोड ऑफ कंडक्ट था, कुछ क्षेत्रों में इन्हें जाति पंचायत कहा जाता था, है ना? कहा जाता है। तो ये लोग अपने जाति के लोगों से अपने नियमों का पालन सुनिश्चित करवाते थे। जातियाँ अपने गाँव के रूल्स भी मानती थी। मान लीजिए जाति के अलावा कोई गाँव का कोई रूल्स है या उस जाति की विशेष के लिए उस गाँव विशेष ने कोई खास रूल्स बना रखे हैं तो उनको भी ये मानती थी। एक चीफ्टेन के द्वारा कई गाँवों को गवर्न किया जाता था। चीफ्टेन यानी बड़े इलाके का को चलाने वाला, तो उसके द्वारा जो है कई गाँवों का शासन किया जाता था। अब रीजन एंड एम्पायर, तो चोलास, तुगलक्स तथा मुगल्स ये बड़े-बड़े इनके बड़े-बड़े स्टेट्स होते थे, तो जिनमें कई रीजन शामिल होते थे, तो इसलिए इनको एम्पायर कहा गया। एम्पायर बड़ा एरिया कवर करते थे। चोला वंश है साउथ इंडिया का, तुगलक्स जो है ना? ये दिल्ली में रूल किया इन्होंने, मुगल्स जो है ये दिल्ली के रूलर थे ही, हम सब जानते हैं। तो इन लोगों के पास बड़े-बड़े रीजन्स थे, इसलिए इनको एम्पायर बोलते थे। एक संस्कृत प्रशस्ति में, है ना? दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को एक बड़े एम्पायर का स्वामी बताया गया कि वो बड़े एम्पायर के मालिक थे गयासुद्दीन बलबन। उनके एम्पायर में बंगाल, जिसको कि पहले गौड़ प्रदेश कहते थे, उससे लेकर अफगानिस्तान के गजनी यानी कि जो गसाना कहते थे, और साउथ इंडिया जिसको द्रविड़ कहते थे, इनको भी शामिल होना बताया गया है। यानी कि साउथ इंडिया तक तो उनका प्रभाव था गयासुद्दीन बलबन का, और तब जबकि यातायात के साधन नहीं थे, है ना? कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो साउथ इंडिया तक जाना ही बड़ा कठिन काम था, तो वहाँ तक शासन चलाना बहुत बड़ी बात थी। अब इतिहासकार यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों शासन भारतीय महाद्वीप में जितने उपमहाद्वीप में जितने भी शासक हैं, वो क्यों ये दावा करते हैं कि उनका शासन भारत के लगभग पूरे महाद्वीप में उपमहाद्वीप में था। कुछ ऐसा सामाजिक या इसका क्या महत्व था, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि सीधे सीधे देखने पर तो लगता है कि उनको अपने शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे देखते होंगे, पर अन्य कोई कारण रहा हो तो उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अब 700 टाइम पीरियड जो है, उस टाइम पीरियड में उपमहाद्वीप में बहुत से क्षेत्रों में विशाल विशेष जियोग्राफिकल डायमेंशंस बन गए। अलग अलग एरिया जैसे बन गए, उनकी अपनी भाषा थी, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बन गई, ठीक है? और ये विशेष रूलिंग डायनेस्टी से संबद्ध माने गए, यानी विशेष रूलिंग डायनेस्टी विशेष क्षेत्र को कंट्रोल करने लगी। तो ये एक नया परिवर्तन एक तरह से देखने में आया। अब इन राज्यों के बीच विवाद भी देखे गए। स्वाभाविक है, जब बढ़ेंगे तो विवाद भी होगा। तो चोला, खलजी, तुगलक्स और मुगल्स, ये डायनेस्टी जो है ये पूरे पैन रीजनल एम्पायर देखे गए हैं। पैन मतलब पूरे एरिया कवर करने वाला, एक तरह से ऑल इंडिया लेवल का इनका शासन रहा है। यानी कई क्षेत्रों तक फैला था। एकदम आज की तरह तो पूरा ऑल इंडिया तक नहीं था भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन फिर भी काफी विस्तार रहा था। और इसीलिए इनको पैन रीजनल एम्पायर माना जाता है ना? सभी एम्पायर समान रूप से सफल और स्थायी नहीं थे। कुछ की सफलता ज्यादा थी, कुछ की कम, कुछ का टाइम पीरियड यानी स्थायित्व कम था, कुछ का ज्यादा रहा। फिर भी वो एक बड़े एम्पायर थे। 18वीं सदी में मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने लगा। तो इससे क्या हो गया कि क्षेत्रीय राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगे, है ना? अब शेयर्ड ट्रेडिशन जो है, इसका उदय देखा गया। यानी कि कई एरिया के लोगों का एक सा ही परंपराएं थी, है ना? इसके अलावा अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट, एलीट कल्चर और लैंग्वेजेज जो हैं, इन वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों पर बड़े पैन रीजनल ताकतों का असर था। ये चीजें जो ये विशेषताएं हैं, तो एलीट क्लास
में देखी गई। तो ये किनसे आई थी? पैन रीजनल एम्पायर की वजह से आई थी। लेकिन इनने उन विशेषताओं को मेंटेन करने के साथ साथ अपनी निजी जो विशेषताएं हैं उनको भी बनाए रखा, और नई विशेषताओं को जो बड़े एम्पायर्स के आने की वजह से उनके ऊपर रूल कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो है उसको भी अपना लिया, और उनकी खुद की जो विशेषताएं चली आ रही थी, जो शुद्धता खालिश इन्हीं की थी, उनको भी इन्होंने बनाए रखा। अब नए और पुराने धर्म, तो क्षेत्रीय कम्युनिटीज के सामाजिक, आर्थिक और संगठन से इनका गहरा संबंध रहा है धर्म का। तो समाज बदला तो लोगों का बिलीफ सिस्टम भी बदला, जैसे समाज बदलता गया, है ना। अब हिंदुइज्म के में नए डेटीज का उदय होगा। डेटीज मतलब जिसकी हम पूजा करते हैं, तो नए डेटीज का उदय हुआ। अब रॉयल्टी द्वारा, सॉरी, हाँ, रॉयल्टी मतलब जो एक तरह से एलीट क्लास है, रॉयल फैमिली है, उनके परिवार के लोगों द्वारा मंदिर को सपोर्ट किया गया। ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, है ना, पुजारियों का भी असर बढ़ा। अब चूंकि संस्कृत की शिक्षा ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित था, तो इसीलिए सम्मान उनका ही बड़ा, ब्राह्मणों का। वो संस्कृत पढ़ते पढ़ाते थे। इन नए शासकों का जो सहयोग ब्राह्मणों को मिलता था, क्योंकि नए शासक ब्राह्मणों का आम जनता पर पकड़ थी। नए शासक आम जनता पर पकड़ बनाने के लिए ब्राह्मणों को अपने फेवर में करना चाहते होंगे, तो इसलिए उनका ब्राह्मणों से तालमेल अच्छा था। इसी तरह भक्ति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ, है ना। तो भक्ति के ऐसे विचार थे जिनमें कि ये कहा गया कि आप बिना पुजारियों के और बिना किसी रिचुअल्स को किए, बिना किसी सेक्रीफाइस के किए, बिना यज्ञ के किए, आप क्या कर सकते हैं? अपने भगवान को भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति नाम की नई विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है। इसके अलावा पवित्र कुरान की शिक्षाएं इसी समय सब कॉन्टिनेंट में आई। जो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि बाहर से आए, उनमें व्यापारी थे, है ना, वो लोग इस शिक्षा को भारत में लाए। ये 7वीं सेंचुरी की बात है जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, और कई शासक इस्लाम के पैटर्न्स बने, यानी उनको बढ़ावा देने लगे, है ना। और इसके अलावा उलमा भी, उलमा क्या होते हैं? जो व्याख्याकार, टिप्पणी करते हैं किनके ऊपर? धार्मिक विषयों पर। उनको भी, क्योंकि वो धर्म से जुड़े थे, तो शासक उनको भी पैटर्न, संरक्षण देते थे, उनका भी फेवर करते थे, है ना, उनकी बातों को सुना जाता था। अब समय तथा ऐतिहासिक पीरियड्स के बारे में, तो इतिहास में समय का मतलब ये नहीं होता कि रोज आप क्या कर रहे हैं, आपका रूटीन लाइफ है, इससे कोई मतलब नहीं। समय का मतलब होता है सामाजिक, आर्थिक या अन्य परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे हुए, कब हुए, इनका समाज पर क्या असर पड़ा, है ना। और पुराने को नए से तुलना करके क्या परिवर्तन पहले हुए, अब क्या हुए, उनका क्या, तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं इतिहास में। परिवर्तन के साथ साथ उसका समाज पर, देश पर, बाकी जगहों पर असर, परिवर्तनों के बारे में मूलतः हम अध्ययन करते हैं। मिडिएवल पीरियड में हम पीजेंट सोसाइटी, राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। अब इम्पीरियल स्टेट्स वो होते हैं जो कि बड़े स्टेट्स हैं, है ना, उनको बोलते हैं एम्पायर से जुड़े हैं। एम्पायर किसे कहते हैं? बड़े स्टेट को, बड़े राज्य को एम्पायर कहते थे। उन स्टेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस समय का। हिंदुइज्म तथा इस्लाम, इन धर्मों का विकास तथा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन भी इसी समय पर होने लगा था। अब ये लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड है। तो इस 1000 साल में बड़े परिवर्तन भारतीय समाज में हुए। तो मिडीवियल पीरियड में, मॉडर्न पीरियड से माना जाता है कि मिडीवियल पीरियड पिछड़ा है। यह बात उतनी सच्ची नहीं है, क्योंकि कुछ विकास तो मिडीवियल पीरियड में भी हुए थे ना। जैसे साइंस का विकास हुआ, हम पढ़ चुके हैं कि पर्शियन व्हील का आना, गोला बारूद का आना, ये आखिर साइंस का विकास हुआ, तो और भी कई क्षेत्रों में विकास हुआ होगा। तो भले आज की तरह ज्यादा विकास ना हुआ, लेकिन मिडीवियल पीरियड को एकदम हम अंधकार में मान ले, है ना, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये शायद सही नहीं है, क्योंकि कुछ विकास उस समय भी हुए थे। अब उस समय काल में उपमहाद्वीप में समाज का आर्थिक विकास हुआ। अगर आर्थिक विकास हुआ तो मतलब विकास हुआ, उन्नति हुई, और तभी तो विदेशी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और यहाँ व्यापार किया। थैंक यू।